हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर होता क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ करते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, कैसे हम उसको अपने पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही प्रीवियस कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर डिवाइस विच स्टोर चार्जेस, कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होगा जो कि क्या करेगा, चार्जेस को स्टोर करेगा। आपने कभी डैम देखा है? डैम में हम क्या करते हैं, डैम में हम वाटर स्टोर करते हैं, आगे एक टरबाइन लगाते हैं। जब वो वाटर उस आता है उस टरबाइन पर गिरता है, वो उस टरबाइन को घुमाता है और वो आगे जनरेटर के साथ अटैच होती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। जो डैम हम बनाते हैं उसमें हम पानी स्टोर करते हैं, लेकिन हमारा मकसद वहां जस्ट पानी को स्टोर करना नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है कि जो पानी हम स्टोर कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई एनर्जी भी हो। इसलिए हम पानी को थोड़ा सा हाइट दे के स्टोर करते हैं ताकि उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाए जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और फिर जब हम उस पानी को छोड़ेंगे वो टरबाइन पे आके गिरेगा, वो टरबाइन को घुमाएगा और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हमारा मेन जो मकसद था वो पानी स्टोर करवाना नहीं था, हमारा मकसद ये था कि डैम में जो पानी स्टोर है उसमें एनर्जी आ जाए। तो इसी तरह जो कैपेसिटर होगा वो एक ऐसा चार्ज होगा जो कि स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को। वो चार्जेस को स्टोर नहीं कर रहा, चार्जेस को स्टोर कर रहा है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करवा रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या, हम उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो स्टोर कैसे करवाते हैं। आपने देखा होगा जो डैम में है जो पानी स्टोर हुआ है उसकी हम एनर्जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह आपने एक स्प्रिंग देखा होगा कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, हम इसको खींचते हैं तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। जब ये स्ट्रेच होगा तो इसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। इसकी जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई है हम उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह हर जो मटेरियल है उसमें स्टोर होने वाली एनर्जी को हम डिफरेंट नेम देते हैं। तो इस तरह जो हमारे कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कि चार्जेस में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे होती थी, हमने उसका जो सेटअप देखा था कि हमारे पास दो प्लेट्स थी, उनको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से, एक सोर्स से। जब हमने उसको एक सोर्स से कनेक्ट किया तो ये जो दो प्लेट्स हैं जो कि इनिशियली न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल मीन कि इन पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो एटम्स की तादाद है वो क्या है, इक्वल है, तो इसलिए इन पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बैटरी अटैच करेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, वो क्या करेगा, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर से नेगेटिव एटम्स को उठाएगा और उन्हें इस प्लेट पर क्या करने का, भेजना शुरू कर देगा। अब होगा क्या, जैसे जैसे इधर से नेगेटिव एटम्स निकल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव एटम्स की तादाद क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह इस प्लेट पर जिस पे हम इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इन पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो बैटरी क्या कर रही है, इनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करवा रही है। अब ये खुद ब खुद स्टोर नहीं हो रहे। जैसे आपने इसी स्प्रिंग को देखें तो स्प्रिंग को हमें खींचना पड़ता है, इन पे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तब जाके इनमें एनर्जी स्टोर होती है। और फिर जब हम इनको छोड़ते हैं तो ये वापस उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह डैम में भी हमें पानी को स्टोर करवाना पड़ता है, उसके आगे हर्डल्स खड़ी करनी पड़ती हैं, पानी वहां स्टोर होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है और फिर हम उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरह चार्जेस की कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इन चार्जेस को इस प्लेट से इस प्लेट पे लाने के लिए। तो क्या होगा कि जब हम वर्क कर रहे हैं तो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीज देन लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग नेक्स्ट चार्ज। अब यहां पे वो क्या कहना चाह रहा है
यहाँ पे वो हमें ये कहता है कि जब मैं इधर से एक इलेक्ट्रॉन को उठाऊंगा और इधर लेके आऊंगा, इनिशियली यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा या एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से लाऊंगा इधर, तो यहां पर ऑलरेडी एक नेगेटिव जो है एटम या एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहां पर पड़ा हुआ है। वो क्या करेगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां पर बैटरी आएगी, बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी इसको यहां पर स्टोर करवाने के लिए। बैटरी इसको क्या करेगी, यहां पर स्टोर करवा देगी। अब यहां से तीसरा एटम आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो जब यहां पे जाएगा तो पहले एक रिपेल कर रहा था, अब इसको दो चार्जेस रिपेल करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे हमें वर्क भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 10 वोल्ट का हो गया है, तो 10 वोल्ट के बाद मैं जब मजीद इलेक्ट्रॉन इधर से इधर लाना चाहूंगा तो वो नहीं आ सकेंगे। क्यों, क्योंकि बैटरी ने जो 10 वोल्ट की है उसने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब ये उससे ज़्यादा यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को नहीं ला सकती है। अगर मैं मजीद लाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी क्या कर रही है, जितने उसके वोल्ट हैं वो उतना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या कर रही है, क्रिएट करवा रही है। अब जो इनके दरमियान चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जा रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है। एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है कि जैसे ही मैं बैटरी को हटाऊंगा तो ये क्या करेंगे, चार्जेस वापस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। मैं अगर दरमियान में कोई लोड लगा दूं या कोई बल्ब लगा दूं तो जैसे ही वो फ्लो करेंगे वो उस बल्ब को क्या करना करेंगे, ग्लो करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, हम उसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन देखें तो मेरे पास जो एनर्जी स्टोर हुई है चार्जेस की फॉर्म में, मैं उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहता हूं। कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आई है वो किसके इक्वल है, मैं उसका मैथमेटिकल फॉर्म निकालना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास इक्वल होती है, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल होगी चार्जेस के जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा रहे हैं और इन चार्जेस के जाने से जो दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है उसके। अगर आप चार्जेस का और पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि उस कैपेसिटर में स्टोर हुई है। कि मैं चार्जेस का और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लूंगा, प्रोडक्ट लूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्जेस को मैं Q से डिनोट करता हूं और पोटेंशियल डिफरेंस को V से। अब एक बार हम दोबारा पीछे जाएं तो इनिशियली जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया था तो दोनों का जो डिफरेंस था, जो दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था, जीरो था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होने तक बढ़ता जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक इक्वल अमाउंट नहीं है या कांस्टेंट अमाउंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है। इनिशियली जीरो था, जैसे ही 3-4 इलेक्ट्रॉन गए वो 2 वोल्ट हो गया, थोड़ी देर बाद वो 4 वोल्ट हो गया, थोड़ी देर बाद वो 6 वोल्ट हो गया। तो वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो हम यहाँ पर जब एक अमाउंट हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू दे रही हो तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका एवरेज लूंगा कि मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो एवरेज होगा
वो होगा पोटेंशियल इनिशियल कितना था, प्लस जो पोटेंशियल था वो फाइनल कितना था, और इसको क्या करूँगा 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो जो इनिशियल पोटेंशियल था वो हमारे पास 0 था, क्योंकि दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0। और फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी v/2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2 v के। ये मेरे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और इसको मैं इस फार्मूले में पुट कर दूंगा। ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो है Q नॉट 1/2 v के, या मैं इसको यूं लिखूं 1/2 QV। Q मेरे पास यहाँ पे चार्जेस है। जब हमने कैपेसिटर को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने ये कहा था कि हमारे पास जो Q होता है, जो चार्जेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। और अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाऊं तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि Q = CV। यही वैल्यू मैं Q की उठाकर यहाँ पे पुट करूँगा, तो 1/2 CV.V। तो ये आ जाएगा 1/2 CV का स्क्वायर। मेरे पास ये एनर्जी आ गई जो कि कैपेसिटर में स्टोर होती है, लेकिन हम यहाँ पर किसके हवाले से ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, कि यहाँ पर जो V है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि अगर आपके पास V पोटेंशियल डिफरेंस हो, C उसकी कैपेसिटेंस हो कैपेसिटर की, तो उसमें 1/2 CV² एनर्जी स्टोर होगी डिफरेंस के। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं, मैं ये कहूं कि जो दो प्लेट्स के दरमियान, दो प्लेट्स हैं मेरे पास, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, और इनमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्जेस हैं। तो इनके दरमियान जो एनर्जी है, जो एनर्जी स्टोर हुई है, वो किसकी फॉर्म में हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई फील्ड जनरेट होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें जो एनर्जी स्टोर हुई है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। इस एनर्जी को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से मेजर करना चाहूँ तो इसके लिए हम एक और फार्मूला ड्राइव करेंगे। अगर मैं मेजर करूँ कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जो चार्ज स्टोर हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो मेरे पास पोटेंशियल का फार्मूला होता है कि V = E.dk। कैपेसिटर को अगर आप कैपेसिटर के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वल होती है एरिया के ε0 R और D के। इन दोनों वैल्यूज को C और V की वैल्यू को मैं उठाकर इस फार्मूले में अगर पुट करूं तो फार्मूला था मेरे पास हाफ CV का स्क्वायर। हाफ C की वैल्यू क्या है हमारे पास, A ε0 R/D, और V की वैल्यू क्या है, ED। तो यहाँ पर ED का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास CV का स्क्वायर है, V का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर V की वैल्यू का भी क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास इस तरह से बनेगी कि हाफ A ε0 R/D और यहाँ पर ED का स्क्वायर। एक D से ये D कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी हाफ A ε0 R/D के। तो ये मेरे पास एनर्जी आ जाएगी जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में लेंगे। ये एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर हुई थी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ये वो एनर्जी है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में कैपेसिटर में स्टोर हुई है। दोनों वैल्यू फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हमने एक और फार्मूला ड्राइव कर लिया है कि अगर मेरे पास
कैपेसिटेंस और पोटेंशियल ना हो, बल्कि मेरे पास एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट और ई की वैल्यू हो, तो हम इस फार्मूले में पुट करके एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं जो कि दो प्लेट्स के दरमियान स्टोर हुई है। यहां पर एक और चीज को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी में हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन हम यहां पर मास को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास यहां पे डेंसिटी को क्या कहेंगे? चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। कि यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्जेस स्टोर होंगे वो हमारी क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी होगी। कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर में, वो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। अगर एनर्जी डेंसिटी का मैं फार्मूला लिखूं तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ई ओवर वी। ई हमारे पास यहाँ पे एनर्जी है और वी यूनिट वॉल्यूम। कि यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी होगी वो हमारी एनर्जी डेंसिटी है। हमने अभी इसका जो एनर्जी का फार्मूला ड्राइव किया वो हमारे पास कुछ इस तरह से आया है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ओवर यहाँ पर वॉल्यूम। यहाँ पर एरिया भी है, ये देखिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई और डी के। अब वॉल्यूम और एरिया में क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम एरिया ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वॉल्यूम है। एरिया और वॉल्यूम में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ें तो जो एरिया है ये हमारे पास एरिया है जो कि हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, और ये हमारे पास वॉल्यूम है जो कि 3 डायमेंशनल होता है। वॉल्यूम एक ऐसी शेप होगी जिसमें हम कोई चीज भर सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक कैन है जिसमें हम कोई ना कोई चीज भर सकते हैं। एरिया हमारे पास एक फ्लैट 2D ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम कोई चीज भर नहीं सकते हैं। तो क्या होगा कि ये हमारे पास एरिया है। अगर एरिया 2 डायमेंशनल है और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, अगर एरिया को हम एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ये एरिया है और ये डिस्टेंस है, मीन्स कि ये 2 डायमेंशनल है और एक डायमेंशन ये है। अगर इसको मैं यूं लिखूं कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई ए डी, इन दोनों को इकट्ठा कर दूं और ओवर में क्या आ जाए? वॉल्यूम आ जाए। तो ये क्या है? एरिया जो कि 2 डायमेंशनल है, ये एक और डायमेंशन है कि 2D को मैं एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? वॉल्यूम के। सो मैं इस क्वांटिटी को वॉल्यूम लिखूं तो भी एक ही बात है। हम इसको यूनिट से भी प्रूव कर सकते हैं कि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर क्यूब होगा जो कि हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है। हमारे पास किसका यूनिट है? वॉल्यूम के। इट मींस कि एडी वॉल्यूम के इक्वल है। वॉल्यूम से ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आएगी 1/2 एप्सिलॉन आर ई के। ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम के जो कि एक कैपेसिटर में स्टोर हुई है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।